वेलकम बैक टू ऑल। तो अपना जो एग्जाम जो कंप्लीट हो चुका था CSIR नेट का, ठीक है, अपन उसका सॉल्यूशंस कर रहे थे। एक लेक्चर आ चुका है ऑलरेडी। ओके, उसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस करवाए थे। वहां से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, अपने पास में एक ऐसा क्वेश्चन था जो एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा था। उसमें पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट बताइए। ओके, तो उसमें अपने पास में एक्सोर बन रहा था, और वो ध्यान रखना एक्सोर गेट 4 नैंड गेट से बनता है ना। मैंने उसमें कमेंट भी कर दिया है अलग से, है ना। वहां पे मैंने गलती से 5 बताए होंगे, वहां पे 4 नैंड गेट आएगा। ओके, चलिए, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन भी करवा रखा है ना, वहां पे देख लेना आप। ठीक है, चलिए, आज अपना पार्ट सेकंड है। वही 8 से 10 क्वेश्चन के में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, जो मेरे पास कंफर्म क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, उन्हीं के सॉल्यूशंस बता रहा हूं। अब और भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उसमें कहीं पे ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है ना। कहीं पे मेरे पास में पूरा क्वेश्चंस नहीं आ पाया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ गलत आंसर बता दूं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, न्यू बैच जो है, मैंने बोला था 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, आपको डेली के 2 लेक्चर मिलेंगे, आपको डेली के मैं 2 लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है न्यू बैच, ऑनलाइन बैच, ओके, तो वो मुझे, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। ओके, व्हाट्सअप नंबर या कॉल भी कर सकते हैं, वहां से आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो कि नेट 2020, सारे ही जो क्वेश्चंस हैं इसी जून 2020 वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास ये था क्वांटम मैकेनिक्स का, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल दे रखा है, हार्मोनिक पोटेंशियल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपके पास दे रखा है, और आपको साथ में जो वेव फंक्शन दे रखा है t इज इक्वल टू 0 पे, वो दे रखा है 1/√2 0 प्लस कैट 1। ओके, आपको दे रखा है। पूछा क्या है, मिनिमम टाइम t आफ्टर विच वेव फंक्शन जो है अपने आप को रिपीट करे। वेव फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। ऐसे क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, क्या ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर्स में नहीं करवाए। देखो, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑल क्वांटम मैकेनिक्स, वहां से आप, मैंने बोला था एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन नहीं आया, प्रेशर वाला नहीं पूछा क्वेश्चन। फिर बाद में मैंने किया था बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, वहां पे मैंने बोले थे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वहीं से है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, भले ये हार्मोनिक पोटेंशियल हो, है ना, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर से, क्योंकि हार्मोनिक पोटेंशियल है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन, मैंने बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। ओके, उसके बाद में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं आए, अभी और करवाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास में फिर एडवांस क्वांटम, मैंने बोला था 4 टॉपिक अच्छे से याद कर जाना। ठीक है, कौन कौन से, परटर्बेशन, स्कैटरिंग, WKB, वेरिएशनल। 4 में से तुम्हें मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद थी कि WKB पूछेगा, WKB नहीं पूछा, लेकिन 2 क्या स्कैटरिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा, आज करवाऊंगा। क्या परटर्बेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका मैं। ठीक है, तो जो मैं बोलते हैं, मैंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे लेक्चर देखो, मेरे नोट्स पढ़ने हैं, तुम इतना कर लोगे, तुम्हारा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम पता नहीं कहां खोए रहते हो। ठीक है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। जिसने भी बैच ज्वाइन कर रखा है, कुछ भी नहीं करना, ओनली मेरे लेक्चर देखो, मेरे नोट्स पढ़ो, सफिशिएंट है। मैं जो क्वेश्चंस टेस्ट में देता हूं, जो असाइनमेंट सोल्व करवाता हूं, उतना कर लो, कोई सभी एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए इधर, अच्छा, ये आपको t बराबर 0 पे दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं। ठीक है, अब मैंने बताया था कोई फंक्शन अगर t बराबर 0 पे दे रखा है आफ्टर टाइम t, उसको कैसे लिखेंगे, साई t, है ना। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर तुम्हारे पास लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/√2 0 e टू द पावर माइनस आयोटा e नॉट t बाई एच क्रॉस प्लस 1 e टू द पावर माइनस आयोटा e1 t बाई एच क्रॉस। यही होगा, e n t बाई एच क्रॉस आता है, n बराबर 0 और 1 रख दिया, इसकी वजह से ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास में साई t जो है साई 0, मतलब वो टाइम निकालना है जिसपे वेव फंक्शन अपने आप को रिपीट करे। ओके, तो आफ्टर टाइम t मैंने वेव फंक्शन लिख दिया, और ये रिपीट करेगा, मतलब साई t किसके बराबर हो जाएगा, साई 0 के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो 1/√2। ओके,
0 e टू द पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी बाई एच क्रॉस प्लस 1 e टू द पावर माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस, ओके, इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 0 प्लस 1। ये तो आया तुम्हारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, छोड़ो इसको, है ना, कंपेयर कर लो, कंपेयर ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो जीरो का कोफिशिएंट यहाँ पे कैट जीरो का क्या है, e टू द पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ऑलरेडी दे रखी है, इक्वेशन 2, ठीक है, साथ में 1 का कंपेयर करेंगे तो e टू द पावर माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3, ओके। मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 डिवाइड कर देता हूं, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, e टू द पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी बाई एच क्रॉस अपॉन e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू 1, 1 बाई 1 1, ओके। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर हाँ जी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, e टू द पावर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन आयोटा टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, ऊपर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा ई वन माइनस ई नॉट, कोई दिक्कत यहां पे किसी को, इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर आयोटा 2n पाई, ठीक है। अब n बराबर 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 होता है, 1 रखोगे तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू प्लस 1 होती है, sin 2 पाई की वैल्यू 0, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 पाई तो भी 1 आएगी, ओके। अगर तुम यहाँ पे पाई रख दोगे ना तो यहाँ पे -1, अगर ये -1 होता तब हम यहाँ पे e टू द पावर आयोटा n पाई रखते, ओके। तो ये ध्यान रखना तुम, वहां पे n बराबर ओड वैल्यू होती 135, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बेस इक्वल है तो ये तुम्हारे पास कंपेयर करेंगे तो आयटा से आयटा हट जाएगा, t अपॉन एच क्रॉस ई वन माइनस ई नॉट इज इक्वल टू 2n पाई, मिनिमम टाइम के लिए n बराबर 1 रख दूं तो देखो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई एच क्रॉस ई वन माइनस ई नॉट, यही आ जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ये ऑप्शन में ये नहीं था, क्यों नहीं था, देखो ये था ऑप्शन में, देखो ध्यान से हार्मोनिक पोटेंशियल है, इसके लिए एनर्जी कितनी होती है, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, n बराबर 0 रखो, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, n बराबर 1 रखो, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, ई वन माइनस ई नोट कितना हो गया, एच क्रॉस ओमेगा हो गया क्या, तो यहां पे देखो 2 पाई एच क्रॉस ओमेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवा रखे, नोट कर लो इसको, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, देखना वहां पे, है ना, ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसने ये ऑप्शन कर रखा है वो बिल्कुल सही कर रखा है, ओके। चलिए कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए तुम्हें, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं लेक्चर्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम, एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में 5 मार्क्स का, है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना, लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक का क्वेश्चन है भाई ये, है ना, एटॉमिक का क्वेश्चन था, लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम बामर सीरीज, फॉर हाइड्रोजन एटम बामर सीरीज लैम्डा इज इक्वल टू, आपको दे रखा था 656 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर, ओके। क्या था तुम्हारे पास में, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, लिखो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर z बराबर 6 इज, 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, ओके। सॉल्यूशन देखो भाई, ध्यान से देखो इधर, हाइड्रोजन एटम के लिए तुम्हें पता ये फॉर्मूला होता है क्या, 1 बाई लैम्डा, इसको अपन न्यू बार लिखते हैं, r इंफिनिटी जेड स्क्वायर 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nu स्क्वायर, ठीक है, n1 कर लो, इसको n2 कर लो, तो कुछ भी करो, -1 अपॉन nu स्क्वायर, ये होता है तुम्हारे पास में
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, अब देखिए भाई इसके अंदर बामर छोड़ो, लाइमन बामर वगैरह सब छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास में यहां पे भी बामर सीरीज है, ये भी बामर सीरीज के लिए पूछ रहा था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे, इधर देखो 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, Z बराबर 1 और लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 656 नैनोमीटर। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/656 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये ऐसे के ऐसे रख दो, यहां 1 रख देंगे, ये सब कुछ तुम्हारे पास ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। किसी स्टूडेंट ने यहां से R इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट किया है, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अपन शॉर्ट कर रहे हैं इसको। ओके, अब देखो नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हाइड्रोजन लाइक एटम जब Z बराबर क्या हो 6 हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो 1/λ डैश R इनफाइनाइट Z स्क्वायर, ये सेम है तुम्हारे पास में, है ना, ये वाला सेम है क्योंकि बामर सीरीज के लिए निकालना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ये निकालना है, लैम्डा डैश निकालना है, तो 1/λ डैश। अच्छा, इसकी वैल्यू में क्या रख दूं, इसकी वैल्यू में क्या रख दूं, देखो यहां से 1/656 नैनोमीटर, ये रख सकता हूं क्या इसकी वैल्यू। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास Z की वैल्यू कितने है 6 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा डैश कितना आ गया भाई, इसको इधर ले जाओ 656 नैनोमीटर अपॉन 36। इसको जब तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास में ये आ जाएगा 18.2 नैनोमीटर। देखना क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं था, कितने 1-2 मिनट का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, है ना, एटॉमिक का। नोट कर लीजिए इसको, करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस मैंने, है ना, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। कोई बोलता है ना कि पेपर बहुत टफ था, इतना टफ नहीं था। ओके, पार्ट सी टफ नहीं था, हाँ पार्ट ए बिल्कुल बिल्कुल टफ बता रहे हैं। एक्चुअली मैंने तो पेपर देखा नहीं है, स्टूडेंट्स पार्ट ए टफ बता रहे हैं, पार्ट बी मॉडरेट बता रहे हैं, लेकिन पार्ट सी जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, है ना, अपने नोट्स में से ही आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। ओके, चलिए अभी तो देखो मैं आपको और बता दूं, एक्चुअली मैंने जो मेरा फर्स्ट बैच था वो मैंने लेट स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें मैंने 6 सब्जेक्ट ही करवाए थे, चाहता तो मैं पूरे सब्जेक्ट करवा देता, लेकिन अपन एक एक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइम जरूर होगा लेकिन फिर बाद में सबको समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो इसलिए इन 5-6 सब्जेक्ट में बच्चे देखना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो जब पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये पेपर उस हिसाब से बहुत टफ नहीं था भाई, पेपर, है ना, बता रहे ना पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का है। क्या है क्वेश्चन, देखो मैं बोल रहा हूं, इफ हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम साई NLM आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 1/√6, 1/√6। ओके, 4 1 - 1, 4 1 - 1, ठीक है, इसके बाद में प्लस 1/√6, यहां पे 1/√6 है भाई, है ना, प्लस 1/√3, इसको 4 1 - 1 ऐसे लिख लेना, ठीक है। आप देख लेना किस तरह के फॉर्म में आया था, बात वही है 210, ठीक है, साइड 210 प्लस 1/√2 3 1 - 1, 1/√2 साइड 3 1 - 1। ओके, ये आपके पास में था। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखो इफ LZ इज मेजर्ड, लिखो इफ LZ इज मेजर्ड देन वैल्यू इज 0। अगर LZ मेजर किया जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है इसकी 0 आ जाती है। देन फॉर हाइड्रोजन एटम, देन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम मेजर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर, मेजर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर EN n बराबर 2 इज, ठीक है। सॉल्यूशन देखो भाई ध्यान से, ये आपको दे रखा था, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा घुमा रखा है। ओके, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, देखो ध्यान से देखना, अगर ये नहीं होता सीधा ही बोलता n बराबर 2 के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अपन क्या कर देते, इसका अपन स्क्वायर कर देते, ये तो मैंने बताया था। अरे भाई साई इज इक्वल टू C151 प्लस C252 प्लस C353, इस टाइप का होता है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो मैं क्या बताया था मैंने, इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा mod C2 स्क्वायर, ये तो बताया था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले तुम्हारे पास LZ मेजर किया जाता है, पहले LZ मेजर, जब अपन LZ मेजर करेंगे और कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो m की वैल्यू LZ बराबर क्या होता है
LZ बराबर होता है MH क्रॉस और सेम वेव फंक्शन। ओके, तो जब M LZ मेजर किया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। जीरो कहां पे है? M की वैल्यू ओनली यहां पे ही है तुम्हारे पास में। तो लिखो इफ LZ इज मेजर्ड, देखो जैसे अपन LZ मेजर करेंगे तो तुम्हारे पास में जो वेव फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 1/√3, ठीक है, MH क्रॉस आएगा, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास में ये वाला वेव फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो अब तुम्हारे पास में ये वेव फंक्शन नहीं रहे, इनके फंक्शन तुम्हारे पास में क्या होगा? कोलैप्स कर गया तुम्हारे पास में। अब तुम्हारे पास एक ही वेव फंक्शन बचेगा। जब एक ही वेव फंक्शन बचता है तो अपन उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। तो वहां पे तुम्हारे पास में इसका आंसर कितना आएगा? इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी तुम्हारे पास में कितनी आएगी? 1 आएगी। ध्यान रखना। क्यों? दोबारा सुन लो, अगर सीधा ये पूछता तुम्हारे पास में तो इसके मोड का स्क्वायर कर देते, 1/3 आंसर आता। लेकिन जैसा मैंने स्टूडेंट से पूछा है, स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि पहले LZ मेजर किया जाता है तो उसका जीरो आता है, तो तुम्हारे पास वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा ना, ये तो तुम्हारे पास रहेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में जब तुम यहां पे चाहे तुम n बराबर 2 के लिए निकालो, चाहे l बराबर 1 के लिए निकालो, चाहे m बराबर 0 के लिए निकालो, दोबारा प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी? 1, क्योंकि इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? यहाँ पे 1 ही आएगा। नोट कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, और तुम्हारे पास क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस। एक देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला था न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर 2 टॉपिक तो पढ़ जाना भाई, है ना। एक तो शेल मॉडल, स्पिन पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, एक तुम्हारे पास कलेक्टिव मॉडल। अब शेल मॉडल जो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन था वो आ गया तुम्हारे पास में, है ना। तो वो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या क्वेश्चन था? तुम्हें दे रखा था एक तो फ्लोरीन, एक नियोन, ठीक है, 9F19 एंड 10 नियोन 19, सॉरी ये 10 नियोन 19 ऐसे ही था क्या भाई? तुम्हारे पास एक बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन कंफर्म। तुम्हारे पास में इसी तरह का था, अब ये कंफर्म कर लेते हैं। 9F19 एंड 10 नियोन 19, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये आपके पास में था, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा था? इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं 9F19 का निकालता हूं। प्रोटॉन कितने हैं? 9। न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। किसके लिए लिखेंगे? जो ओड होता है इसके लिए लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे? 1s हाफ, 1p3/2, 1p हाफ। यहां पे तुम्हारे पास 2 आ गए, यहां पे 4 और 2 6, 6 और 2 8, आने कितने चाहिए? 9, तो 1d5/2, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में J प्रोटॉन के लिए है कि वैल्यू कितनी हो गई? 5/2, ठीक है। D के लिए LP कितना हो गया तुम्हारे पास में? SPD 0 1 2 2 हो गया तुम्हारे पास में। तो ये तुम्हारे पास में देखो JP = LP प्लस हाफ को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसकी 5/2, यहां पे 2 प्लस हाफ रखेंगे तो 5/2, तो 4 प्रोटॉन, ठीक है। इसके लिए प्रोटॉन अगर ऐसे इसको सेटिस्फाई करता है तो इसके लिए जो म्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कितना होता है भाई? J + 2.29 म्यू n, ये तो होता है तुम्हारे पास में। तो जेपी प्रोटॉन के लिए तो कितना है तुम्हारे पास में? 5/2 + 2.29, ठीक है। तो ये 2.5 + 2.29 और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? म्यू n, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 4.79 म्यू n, ठीक है। एक तो यहां ये आ जाएगा तुम्हारे पास में। अगेन 4 10 नियोन 19, ठीक है। 10 नियोन 19 की बात करते हैं तो यहां पे प्रोटॉन कितने हैं? 10, न्यूट्रॉन कितने हैं? 9, तो इसके लिए लिखा जाएगा। लिखोगे तो जब तुम्हारे पास वही आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, ये 5/2 आ जाएगा और ln कितना आ जाएगा? 2। तो Jn किसके बराबर होगा? ln प्लस हाफ के बराबर होगा। तो इसके लिए 4 न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? म्यू n, है ना, स्मॉल n कर देता हूं तो ये वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? -1.91 म्यू n। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, ये आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ऐसा ऑप्शन नहीं था,
है ना। क्या तो उसमें अप्रोक्सीमेट पूछ रहा होगा, अगर अप्रोक्सीमेट नहीं पूछता है तो आपको जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको बोनस मार्क्स मिलेगा। ओके, अगर आंसर नहीं मिलता है, आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, तो यस, ये मैंने जस्ट एक दिन पहले वीडियो बनाई थी नेट के एग्जाम से पहले, मैंने बोला था तुम्हें लगता है चारों ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, आप कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन आंख बंद करके लगा दीजिए, आपको उसका बोनस मार्क मिलेगा। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तुम्हारे पास में इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए देखिए, मैंने बोला था स्कैटरिंग कर जाना, WKB कर जाना, वेरिएशनल कर जाना, परटर्बिशन कर जाना, 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिनिमम आ गए तुम्हारे पास में। ओके, परटर्बिशन से, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवा चुका हूं उसका, साथ में एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास किससे पूछा हुआ था, स्कैटरिंग से, वो भी बोन अप्रोक्सीमेशन से। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तुम्हारे पास में था, क्वेश्चन था फॉर फर्स्ट बोन अप्रोक्सीमेशन, फॉर फर्स्ट बोन अप्रोक्सीमेशन। ओके, तुम्हारे पास में जो पोटेंशियल दे रखा था वो C/r² दे रखा था। पूछा क्या था, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तुमसे पूछा था। ठीक है, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, 1/q² ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। ओके, हो सकता है ये पहले हो ये बाद में हो, मुझे नहीं पता। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो भाई, तुम्हें पता है फॉर फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन मैंने लिखवाया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या था भाई तुम्हारे पास में, -2m/h×² 0 to infinite r sin QR dr। ठीक है, Q तुम्हारे पास में क्या था, k-k, इसके बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट मोमेंटम के बराबर। ओके, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास में -2m/h×² 0 to infinite r की वैल्यू C/r² sin QR dr। ओके, यही तो आ जाएगा तुम्हारे पास में। देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, c बाहर आ जाएगा, -2mc/h×² यहां पे sin QR/r। ठीक है, dr 0 to infinite। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें पता है क्यू के फॉर्म में तो आंसर आएगा नहीं, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू भी याद नहीं है तो क्यू के फॉर्म में तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो यहां पे तुम्हारे पास में π/2 इसका आंसर आएगा, कहने का मतलब वो क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास में f θ क्या आ जाएगा, f θ प्रोपोर्शनल टू 1/q। तुम्हें क्या पूछा है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, f θ के मोड का स्क्वायर, कहने का मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/q²। देख लेना 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, है ना। ये कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लेना। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं भाई। अच्छा, क्या मैंने नहीं बोला था मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर Na पढ़ जाना, सबको बोला था मैंने, उसमें बोला भी था ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन एंड न्यूटन रेफसन में क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो यहां पे क्वेश्चन लिखिए MP मैथमेटिकल फिजिक्स का। ओके, किसका, ट्रेपेजॉइडल का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था देखो, फॉर ट्रेपेजॉइडल, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, जो गिवन था वो लिख दिया मैं, है ना, x fx। ठीक है, x आपको ये दे रखा था और fx इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, y, वो आपको क्या दे रखा था, 0, 0.5, 1, 1.5। ओके, साथ में 1a 0 5/4। ओके, आपको बोल रखा है कि जो i है वो 0 to 1.5 fx dx इज इक्वल टू, आपको एक गिवन था, कितना गिवन था, 5/16, 5/16, है ना, 5/16। तो वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। हर बार क्या पूछता है, इसकी वैल्यू पूछता है, यहां पे कुछ दे देगा। इस बार क्या किया, इसकी वैल्यू पूछ लिया। सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का। देखो इधर, देखो भाई इधर, i इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेपेजॉइडल में, h/2। ओके, y0 प्लस yn प्लस 2y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाता है तुम्हारे पास। ओके, चलिए देखो h कितना है, 0, 0.5, 1, 1.5, तो 0.5/2। ओके, इज इक्वल टू y0 कितना है भाई,
ये देखो y0 y1 y2 y3 y0 प्लस yn, तो 1 प्लस 5/4 प्लस 2 y1 प्लस y2, देखो ये तो है तुम्हारे पास में, दिस इज y0 y1 y2 y3, ओके। तो y0 प्लस yn तो यहां पे लिख दिया मैंने। अब ये बचा 2 ऐसे कैसे, a प्लस 0 हाँ। तो ये कितना दे रखा है तुम्हें, i किसके बराबर दे रखा है, 5/16 की। तुम्हारे पास सब की वैल्यू आ गई, ओनली a की वैल्यू बच रही है। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो सोल्व कर लोगे इसको, जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास a की वैल्यू तुम्हारे पास में इसके अंदर आएगी 3/4। ऐसा ऑप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, ओके, नोट कर लीजिए इसको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, ये नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन करें, देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन मैंने, एक टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है ना, हाँ भाई, क्या है, फेज ट्रेजेक्ट्री, ओके। फेज ट्रेजेक्ट्री में मैंने बोला था तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, तुम्हें जस्ट क्या का देखना है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कहने का मतलब मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वहां पे मोमेंटम कम हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो शायद कभी आया भी नहीं नेट के अंदर फेज ट्रेजेक्ट्री से, ओके। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का, ओके। देखिए इधर ध्यान से, आपके पास में फेज ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन पूछा था। किसका पूछा था, फेज ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। आपको ये पोटेंशियल गिवन था, पोटेंशियल कैसा था देखो, बना लो। ऐसा कुछ पोटेंशियल था क्या, हाँ भाई, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा ही कुछ स्टूडेंट ने बताया, एक्स और बी एक्स, ठीक है। आपको क्या करना था, इसका फेज ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करना था। सॉल्यूशन, फेज ट्रेजेक्ट्री किसके बीच में ड्रॉ होता है, किसके बीच में ड्रॉ होता है फेज ट्रेजेक्ट्री, फेज ट्रेजेक्ट्री होता है तुम्हारे पास में एक्स एंड पी एक्स के बीच में, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी लाइन ले लो, मान लो तुमने यहां पे लाइन ले रखी है, कहीं पे भी लाइन ले लो, ठीक है। तो यहां पे लेंगे तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा तुम्हारे पास में क्लासिकल अलाउड रीजन में बनाना है। सिंपली तुम आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास में ऑप्शन लिख देता हूं, 4 ऑप्शन, देखो ऑप्शन से तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन अगर मैं 4 लिख दूंगा तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ेगा। देखो एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास ये था, एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास ये था भाई, इस तरह का कोई ऑप्शन था क्या, मेरे पास आए स्टूडेंट ने बताया, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये था, एक ऑप्शन आपके पास ये था, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन तुम्हारे पास में ये था, देखो सी ऑप्शन आपके पास में ये था, इस तरह से था, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास में, ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास में क्या था, इसका जस्ट उल्टा था, मतलब ये सी ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, ये डी ऑप्शन है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास इसकी पीक हाई थी, इसकी पीक लो थी, ऐसे कुछ था, ठीक है। ये तुम्हारे पास में ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, इसी तरह के थे, देख लेना। अच्छा, सिंपल सिंपल है बिल्कुल, देखो ध्यान से, यहां पे तुम्हारे पास ओरिजिन है, पोटेंशियल एनर्जी कम कहां पे है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका मतलब मोमेंटम यहां पे क्या होगा तुम्हारे पास में, ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पे इस वाले पे पीक ज्यादा मिलेगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा है तो पीक यहां पे कम मिलेगी। ऐसा एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये जो इसका उल्टा दे रखा है। अगर तुम्हारे पास में ये इधर होता, ये इधर होता, तो ये ऑप्शन आ जाता, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फेज ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, नोट कर लीजिए इसको, देख लेना यूट्यूब के ऊपर देख लेना, है ना। चलिए नोट कर लिए, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। अगर थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी इसमें नेगेटिव में दे देता तब थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, ठीक है। बाकी और ऑप्शन भी ऐसे आए थे, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते और डायरेक्शन का कुछ कर देता तब तो तुम्हारे पास में थोड़ा सा क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहां पे तो डायरेक्शन का भी कुछ नहीं था, 4 ऑप्शन अलग अलग थे, तो तुम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स को जो है क्रैश कोर्स वाले लेक्चर करवाए थे, है ना। मैंने सोचा कि टाइम कम है तो अपन अगर पूरा पढ़ाएंगे, पूरा तो एग्जाम के बाद भी पढ़ा सकते हैं, अभी क्रैश कोर्स के कुछ लेक्चर करवा देते हैं, है ना। वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को,
है ना, उसमें एसटीआर के फॉर्म में बताया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फॉर्म में। देखो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताया था, 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं। ओके चलिए अब देखो ईएमटी, ईएम वेव, इसका मैंने क्रैश कोर्स लेक्चर बनाया था ना, क्रैश कोर्स के फॉर्म में। देखो क्या था तुम्हारे पास में, लिखो इफ, तुम्हारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम क्या दे रखा था, ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके ये आपको दे रखा है, ठीक है, इन एस फ्रेम। आगे बोल रहा है कोई रोड है ना, कोई रोड है तुम्हारे पास में जो जेड एक्सेस के अबाउट तुम्हारे पास में जो है मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू एस, है ना, कोई रोड है, रोड इन एस डैश फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम तुम्हारे पास में जेड एक्सेस के अबाउट मूव कर रही है ना, बी वेलोसिटी से, ठीक है ना, विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी। आपको क्या करना है, ए एच डैश एंड ई वाई डैश इन एच डैश फ्रेम, एच डैश फ्रेम में आपको ये निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो इधर बहुत आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास में कितना है, 0 है। ओके मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास में, बी एक्स बराबर 0। चलो एक बार इधर देखो ध्यान से, इधर देखो भाई, आपको वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी जेड कैप, जेड डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा, एच डैश फ्रेम में ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स एंड सॉरी ई जेड डैश इज इक्वल टू ई जेड एंड बी जेड डैश इज इक्वल टू बी जेड। ये तो है, मैंने बताया था ना लेक्चर में, अगर किसी ने लेक्चर समझा नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें लेक्चर वेबसाइट के ऊपर लेक्चर में बता रखा है। ओके अगर मोशन के पैरेलल तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये लिखवाया हुआ ना मैंने, ई मोशन इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास में पैरेलल की बात करूं मैं, है ना, या फिर ऐसे कर दो, ई एच डैश इज इक्वल टू ई एस, कब, जब तुम्हारे पास में मोशन पैरेलल हो, ठीक है, एक्स एक्स में है तो ई एक्स डैश बराबर ई एक्स आएगा, ध्यान रखना। ओके तो अपने को ये तो निकालना नहीं था, अपने को तो क्या निकालना है, ई एक्स डैश ई वाई डैश। अच्छा ई एक्स डैश क्या होता है, इससे पीछे वाला प्लस में आता है, इससे आगे वाला माइनस में आता है, बताया था मैंने। तो इससे जेड के आगे वाला है तो गामा ई एक्स, ये माइनस में आएगा, माइनस वी बी जेड, ठीक है। तो देखो गामा ई एक्स ऐसे की ऐसे, माइनस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एस फ्रेम में कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या है, 0, तो बी एक्स 0, बी वाई 0, बी जेड 0, तो यहां 0 हो जाएगा। तो ई एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स एंड ई वाई डैश क्या होता है भाई, ई वाई डैश होता है गामा ई वाई, ठीक है, गामा ई वाई, और यहां पे होता है प्लस वी बी, यहां पे वाई आएगा भाई, है ना, यहां पे वाई आएगा और यहां पे हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये भी 0 है तुम्हारे पास में, तो ई वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ई वाई। ऐसे कोई ऑप्शन थे, यहां पे भी गामा आएगा ना, ऐसा कोई ऑप्शन था, मतलब तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, ई एक्स डैश इक्वल टू गामा ई एक्स एंड ई वाई डैश इज इक्वल टू गामा ई वाई, ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ऐसा मैंने करवा रखा है टॉपिक, देखना ध्यान से ना, क्रैश कोर्स वाले लेक्चर के अंदर नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, है ना, भले ही मैंने इलेक्ट्रोस्टेट्स जो है एग्जाम से पहले कम पढ़ाई हो, क्योंकि अपने पास टाइम कम था, अब एग्जाम के बाद उसको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में जो क्वेश्चन आया था, आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, वैसे मैंने बता दिया था तुम्हें। देखो ध्यान से, देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, देखो इधर देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रोस्टेट का, इलेक्ट्रोस्टेट्स का। ओके क्या क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, देखो 3 + q चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके मान लो तुम्हारे पास ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहां पे q चार्ज, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं मैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, अपने आंसर मैच कर सकते हैं भाई आप। ओके देखो ये था तुम्हारे पास
क्यू क्यू क्यू। ओके, इक्विलेटेरियल है, इसको भी ए मान लिया, ए ए। एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 60। ओके, चलिए आगे क्या है, इफ अनदर चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया मैंने ट्राइंगल, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है क्यू अपॉन क्यू फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन क्यू द फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज विल बी जीरो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं भाई, सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस जो हैं देखो ध्यान से, हाँ जी इधर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसके कारण इस पे फोर्स, मैंने क्या बोला था, इसके कारण इस पे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो डायरेक्शन इसकी किधर होगी, इधर होगी। इसके कारण इस पे, इधर इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, देखो दोनों पे, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे है, तो ये भी एफ होगा और ये भी कितना होगा, एफ होगा, यही तो होगा। ठीक है, या अभी इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। ठीक है, अच्छा तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर तुम्हारे पास रिजल्टेंट डायरेक्शन F, इसको मैंने मान लिया 3 रिजल्टेंट डायरेक्शन। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, समझना पहले। F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो ये भी Q है, ये भी Q है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर, है ना। F2 भी सेम होगा तुम्हारे पास में, F2 भी सेम होगा। ठीक है, तो ये F3 निकाल लू, F3 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अंडर रूट में थीटा कितना है भाई, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल 60 होगा। ठीक है, तो F3 कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2F1 स्क्वायर, दोनों सेम है, तो प्लस ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3F1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 3F1, यही तो हो जाएगा। F3 की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब एक और चार्ज बच गया अपने पास में, ये वाला चार्ज माइनस क्यू चार्ज बच गया। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज निकालने, माइनस क्यू के कारण फोर्स निकालेंगे, तो देखो इधर, देखो अगेन, देखो अगेन फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, माइनस क्यू के कारण, देखो इधर यानी कि इसके कारण, तो इसके लिए अपने को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ओके, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या, तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस, और ये हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है इसका, ये a है तो ये a/2 हो जाएगा क्या, a/2। ठीक है, हाइपोटेनियस मैंने ab मान लिया जो कि तुम्हें निकालना है, अपॉन ab, तो ab कितना हो गया a/2 cos 30 नीचे आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो कितना हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 3, ये तुम्हारे पास ab आ गया। तो इसके कारण फोर्स निकालना है, मैंने देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, इसके कारण इस पे निकालना है, देखो ऐसा है Q माइनस Q, तो मैंने क्या बताया, जिसके कारण इसके कारण निकालना है तो इसको इधर ले आओ, इधर लाओगे डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो फोर्स देखो क्या आएगा, इसको मैंने F4 नाम दे दिया, तो K Q माइनस Q अपॉन A अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। डायरेक्शन देखो, अब ये तो मैंने फोर्स निकाल दिया, डायरेक्शन की बात करूंगा तो इधर ही डायरेक्शन होगी, लेकिन यहां पे जब माइनस है तो माइनस इसको क्या कर देगा, इसके अपोजिट। ओके, यानी कि कहने का मतलब देखो तुम्हारे पास में इसकी डायरेक्शन तुम्हारे पास में ये हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में के क्यू क्यू, अब माइनस को मैंने डायरेक्शन में ले गया, ध्यान रखना, माइनस नहीं लिखा मैं। ओके, यहां पे a स्क्वायर और अंडर रूट 3 कहां चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों को इक्वल कर दो, 4 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स 0 कर दे, इक्वल कर दें, तो F3 इज इक्वल टू F4। ओके, F3 कितना है अंडर रूट 3, F1 कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट, तुम्हें q अपॉन q चाहिए, तो q अपॉन q इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, अंडर रूट 3/3 यानी कि 1/√3, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है वो क्वेश्चन भी, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, देखिए ध्यान से।
देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन था तुम्हारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान थी भाई एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। क्वेश्चन था तुम्हारे पास, देखो ये था तुम्हारे पास में डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा था और शिफ्ट रजिस्टर का आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ऐसे काफी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे। ओके, ये आपके पास में क्या था, ऐसे था तुम्हारे पास में, दिस इज Q1 Q2 Q3, यहां पे डी फ्लिप फ्लॉप था। ओके, ये आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप था। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q2 Q3। ओके, यही तो था। और यहां पे तुम्हारे पास में सेम क्लॉक थी भाई सबके अंदर, है ना, सबके अंदर तुम्हारे पास में जो क्लॉक थी वो सेम थी। ओके, दिस इज डी इन और इसको स्टार्टिंग में क्या ले रखा है 1। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास तीनों कितने दे रखे हैं 0 0। तुमसे पूछा है आफ्टर 2 क्लॉक पल्स, आफ्टर 2 क्लॉक पल्स, यही तो पूछा था। तो देखो मैंने क्या बताया था, इन डब्बों को सीधा ये बना लो, ये बनाया था 0 इनिशियल 0 0 दे रखा है। जैसे ही पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, अच्छा डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अगर क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 आता है तो आउटपुट में 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, ऑलरेडी मैंने बता रखा है काफी। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहां से फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 1 जाएगा। ठीक है, ये 1 इसको क्या कर देगा, डी फ्लिप फ्लॉप है, इसके आउटपुट में क्या आएगा 1। अच्छा तुमसे पूछा, देखो ये था, ध्यान रखना, Q3 Q2 Q1 आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, Q1 Q2 Q3 नहीं, Q3 Q2 Q1 पूछा गया था। ओके, तो देखो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो यहां पे ये 1 आएगा, 1 इसको क्या कर देगा आउटपुट में, 1 पे 1 मिलता है, 0 पे 0 मिलता है डी फ्लिप फ्लॉप में, Q1 को 1 कर देगा, Q1 को क्या कर देगा, दिस इज Q1 Q2 Q3। ठीक है, इसको 1 कर देगा। पहले यहां पे Q1 कितना था, Q1 पहले कितना था स्टार्टिंग में 0 0 0 थे ना। ठीक है, तो ये इसको 0 डी, यहां पे 0 अप्लाई होगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0 था, ये 0 अप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, मतलब ये जस्ट क्या हो जाता है, यहां पे शिफ्ट हो जाता है, बताया था मैंने। ओके, ये पहली क्लॉक पल्स, पहली क्लॉक पल्स। जब सेकंड क्लॉक पल्स में अप्लाई करूंगा, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो देखो वापस 1 आएगा, 1 का आउटपुट क्या मिलेगा 1। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में Q1 कितना आ चुका था, तुम्हारे पास 1 आ चुका था, देखो 1 आ चुका था, तो 1 यहां पे अप्लाई होगा तो 1 का आउटपुट 1। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना था Q2 0 था, ये जस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा 0, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 1। अब बताओ मुझे क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, दिस इज Q3, दिस इज Q2, दिस इज Q1, ये तुम्हारे पास 0 1 1 जो ऑप्शन में था वो आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देखो और देख लेते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि +1 +2 से आया था, है ना, एलसीआर क्वेश्चन था, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन था, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, एक बार देख लीजिए। देखो इन एलसीआर सर्किट, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखो भाई, इन एलसीआर सर्किट इंडक्टर एलसीआर आपको सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, देखो तुम्हारे पास ऐसे था, ये दे रखा था V = V0 sin ω t। ठीक है, एलसीआर है, ये L बना दिया, ये C बना दिया, ये R बना दिया, सीरीज में कनेक्टेड है LCR। ओके, चलिए आपको क्या पूछा है, इफ करंट डिपेंडेंट ओनली ऑन R। देखो एक बार मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। फॉर द एलसीआर सर्किट व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ऐसे कुछ था क्या। ऑप्शन था तुम्हारे पास में L = 0, C = 0, ओमेगा = 1/LC और ओमेगा = 1/LC -R²/4L²। ये पूरा अंडरूट था, ये तो था तुम्हारे पास। सॉल्यूशन तुम्हें पता है भाई, एलसीआर सर्किट के लिए I = कितना होता है V/Z। ठीक है, V0 sin ω t। ठीक है, ये तो होता है तुम्हारे पास में, अपॉन में तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा
जेड, जेड कितना हो जाएगा भाई, देखो जेड, जेड कितना हो जाएगा, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, लिख लो, अंडर रूट में आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, यही था तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर आई जो है वो ओनली आर पे डिपेंड करना चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, इसकी 1 अपॉन ओमेगा सी, तो क्या होना चाहिए एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी का अंडर रूट, ये तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलियो चलो आज के लेक्चर में तुम्हारे पास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मेरे पास क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, मैं ना नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, एक्चुअली मेरे पास में एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं मेरे पास में, जैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि जो मेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, जब तक मेरे पास में ऑप्शंस नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ऑप्शंस मान लो कुछ अलग दे रखा है तो तुम्हें थोड़ा सा क्या है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, वो मैं नहीं चाहता। ओके, चलिए, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट गेट के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं उससे आपका ओनली गेट का ही एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं, आप अच्छी रैंक के साथ में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कंटेंट आप YouTube पे जाके देखिए, मैं नहीं बोल रहा आप तुरंत मुझसे ज्वाइन कर लीजिए, आप YouTube पे जाके मेरा कंटेंट देखिए। आजकल ऑलरेडी YouTube के ऊपर बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी कोचिंग है जो YouTube पे लेक्चर डालते हैं। ओके, तो मैं कभी नहीं बोलता मुझे ज्वाइन कीजिए, आप उन सभी लेक्चर्स को देखिए, जहां आप सेटिस्फाइड हो आप वहां पे ज्वाइन कीजिए। ओके, मेरा तो ये उद्देश्य है कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उससे नॉट ओनली आप एग्जाम क्वालिफाई करो बल्कि फिजिक्स सीखो। ठीक है, ओनली नेट का एग्जाम ही नहीं, नेट, गेट, जेस्ट, पार्ट, टीएफआर जितने भी एग्जाम्स हैं आप सारे क्वालिफाई करो, इंटरव्यू आप अच्छे से दो। तो इंटरव्यू की क्लासेस भी साथ साथ में जो मैं पढ़ाता हूं वहां पे बताता हूं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी जो ऑलरेडी जो बैच ज्वाइन कर रखा है उनसे रिव्यू लो, उसके बाद में आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन सीट्स मैंने हंड्रेड्स निकाली हैं, जैसे ये फिल हो जाएंगे उसके बाद में मैं जो एडमिशन कंसीडर नहीं करूंगा। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, और सॉल्यूशंस पार्ट सेकंड था ये, अपने सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड भी बनाएंगे, है ना, जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे और मुझे टाइम मिलेगा। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।